हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा, उन कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड है वो देखे हमने, है ना। लेविस स्ट्रक्चर्स पढ़े, फॉर्मल चार्ज देखा। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो आती है हमारे पास फिजिकल स्टेट, ठीक है, या फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो अब जो कोवेलेंट कंपाउंड है, कहने में तो हम कहते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बट फिर भी कोवेलेंट बॉन्ड होने के बावजूद भी जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका लॉजिक क्या होगा? तो सिंपल सी बात क्या बेटा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? जनरली मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में रहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि मैं बात करूं H2O, CO2, NH3, CH4, बहुत सारे, इन सभी में कोवेलेंट बॉन्ड तो है, ठीक है, बट वो कोवेलेंट बॉन्ड एक नेटवर्क फॉर्म नहीं बना पाया, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बीच में ही रह गया। जैसे H2O है, ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हुई है, और बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। बट ये किसकी फॉर्म में रह गया? मॉलिक्यूल। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है H2O वो भी यही। अब इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नजर आ रहा है? कोई आयनिक बॉन्ड हो, कोई कोवेलेंट बॉन्ड हो, कुछ भी नहीं है। तो यहां पर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इसलिए कह रहा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड जनरली मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उसी वजह से उनके बीच का जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, और उसकी वजह से ये जनरली किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड या फिर गैसेस। ऐसा नहीं है कि हमेशा लिक्विड और गैस भी होंगे, जैसे कि फॉस्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, ये सब किसकी फॉर्म में रहते हैं? सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। बट मैक्सिमम किसकी फॉर्म में मिलेंगे हमें? लिक्विड और गैसियस की फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहां पर नेटवर्क बॉन्ड हो, नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे डायमंड, है ना। हम सब जानते हैं ना कि डायमंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है कि यहाँ पर कोई भी मोलिक्यूलर फॉर्म नहीं है, लगातार कोवेलेंट बॉन्ड है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड ना हो। तो इसी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी जो हार्डनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझना। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे। अब हम कह रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वीक वंडरवाल फोर्स है, और उस वीक वंडरवाल फोर्स या वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे? बहुत ही कम हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जब हम इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या चेक करेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स। अब वो फोर्स तो कैसा है? फिर से बहुत ही वीक है ना। तो फिर से वही रीजन, ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ड्यू टू वीक intermolecular forces, these have very low melting point and boiling point। अब भाई जब ये लिक्विड या गैसियस फॉर्म में है जनरली, तो क्या इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? बहुत कम होगा ना, तभी तो वो गैसियस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है। समझ में आई? तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। अब जो कोवेलेंट कंपाउंड है इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? ठीक है, सोल्यूबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि डिजोल्व होगा कि नहीं होगा, वो डिजोल्यूशन है। सोल्यूबिलिटी इज रिलेटेड टू देयर अमाउंट, कि अगर मैं इसको किसी सोलवेंट में डिजोल्व करता हूं तो इसकी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो जब हम बात करें कि पोलर सोलवेंट है, जब हम बात करें कि नॉन पोलर सोलवेंट है, तो अब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जनरली, ठीक है, कुछ एक को छोड़ करके जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। जनरल मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो नॉन पोलर होते हैं। और हमें पता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक,
ठीक है, लाइक डिजोल्व, लाइक मतलब कि डिजोल्व होने से पहले जो टाइप ऑफ फोर्सेस थे, अगर डिजोल्व होने के बाद भी वही फोर्स रहते हैं तो क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। बट अगर टाइप ऑफ फोर्सेस चेंज हो जाते हैं तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो कम होती है। तो अब जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जैसे कि बात करूं मैं मीथेन, ठीक है, इथेन, ठीक है, ऑयल्स जो कि मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, है ना, तो क्या ये सब वाटर में डिजोल्व होते हैं? बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होते हैं, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी हाई होगी, बट वो किस में हाई होगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और जो इनकी सोल्यूबिलिटी कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, किन में कम होगी, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, बिकॉज लाइक डिजोल्व्स लाइक, जिसका जैसा नेचर होता है, जैसा प्रॉपर्टी होती है, वो उन्हीं के अंदर डिजोल्व होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंडक्टिविटी। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो कंडक्टर्स होंगे कि इंसुलेटर। कंडक्टिविटी का मतलब कि जो अगर उनकी कंडक्टिविटी अगर हाई है तो कंडक्टर्स हो गए, अगर कंडक्टिविटी मॉडरेट सी है तो सेमीकंडक्टर, और अगर कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो गई तब वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। तो जो इनकी कंडक्टिविटी होगी वो कैसी होगी, कंडक्टिविटी हाई होगी, लो होगी कि मॉडरेट होगी। अब कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस के ऊपर। ठीक है, तो अब ये आयनिक फॉर्म में तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ ही नहीं, ट्रांसफेरेंस हुआ ही नहीं है, तो मतलब कि यहां पर कोई भी आयंस नहीं है। ठीक है, कोई भी आयन यहां पर नहीं है, तो आयंस वाला कंसेप्ट तो भूल जाते हैं। अब बचता है इलेक्ट्रॉन्स वाला। तो अब यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट में रहे, चाहे लिक्विड में रहे, चाहे गैसियस में रहे, चाहे मोल्टन में रहे, चाहे एक्वस में रहे। तो इसमें क्या कहता है कि जो कंडक्टिविटी होगी वो इनकी बहुत ही कम होगी, मतलब कह सकते हैं कि दीज आर जनरली इंसुलेटर्स इन ऑल थ्री स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तीनों स्टेट्स में क्या रहेंगे बेटा, ये इंसुलेटर्स रहेंगे। बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि ग्रेफाइट होता है तो कोवेलेंट कंपाउंड ही ना, ग्रेफाइट जो कोवेलेंट कंपाउंड है, बट उसके पास वन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी वजह से वो कंडक्टिविटी शो करता है और वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो कैसे होंगे। अब जब हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि वहां पर जो फोर्स होता है वो चार्जेस की वजह से होता है। कोई भी चार्ज किसी भी डायरेक्शन में आ जाए वो तो उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना, बट यहां पर जो फोर्स है वो बिटवीन टू न्यूक्लियाई है। ठीक है, बिटवीन टू न्यूक्लियाई है, तो दीज आर हाईली डायरेक्शनल, दीज आर हाईली डायरेक्शनल, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी काम करते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी काम करते हैं, लाइक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड आल्सो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे के सारे जो फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये हाईली डायरेक्शनल होते हैं। जैसे कि अगर मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो एक लीनियर फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, वो उनके बीच का, इस केस में जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होंगे, रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम होते हैं। जो वाटर है वो बैंड फॉर्म में होता है। तो कहता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो हाईली डायरेक्शनल होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। और इसका पीछे लॉजिक क्या होता है, तो इसके लिए हम बहुत सारी थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें हमें ये जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट को, कि हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवेलेंट पढ़ा, ये सब हम ऑक्टेट को लेकर के चल रहे थे ना, ऑक्टेट थ्योरी को लेकर के पढ़ रहे हैं। तो अब जो ऑक्टेट है, अब हम उसकी लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट ग्रुप। अब आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो ऑक्टेट जो थ्योरी थी कि मतलब कि कोई भी एटम क्यों कंबाइन होना चाहता है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे और स्टेबल हो जाए, है ना। बट अगर क्या हो, अगर हमें ये पता चले कि नोबल गैसेस जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो फिर भी रिएक्शन करती हैं, मतलब कि हम जिसको बेस मान के चल रहे थे, अगर वो बेस ही वहीं से खिसक जाए तो क्या होगा, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी।
मतलब कि वो जो रूल था वो फेल हो जाएगा, है ना। तो ये जो ऑक्टेट रूल था ये नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस के बेस पे था। साइंटिस्ट जीएन लेविस ने क्या देखा था कि भाई जो नोबल गैसेस है वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती है, और फिर उसने अपना दिमाग लगा क्या कहा कि भाई ये किसी के साथ भी रिएक्शन इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और उन्होंने नाम दिया ऑक्टेट थ्योरी का। तो फिर जब देखा साइंटिस्ट ने जिनन, ठीक है, नोबल गैस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, बट फिर भी बहुत सारे कंपाउंड बना लेती है, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड बनाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया ये कि ये लिमिटेशन हो गई, कमी आ गई। भी ऑक्टेट रूल तो कह रहा था कि नोबल गैसेस कभी रिएक्शन ही नहीं करती हैं, ऑक्टेट पूरा है, तो फिर ये कैसे रिएक्शन कर गई, होगी ना सारी की सारी गड़बड़ी। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, वो क्या कहता था कि भाई कोई भी एटम है वो आपस में कंबाइन होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर उनका ऑक्टेट पूरा है तो ही स्टेबल होंगे, अगर उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो अनस्टेबल होंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब हाइड्रोजन हम सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल होता है ना, बट यहां पर तो इसका ऑक्टेट पूरा ही नहीं हुआ, है ना, इसका तो डुप्लेट ही कंप्लीट है, ऑक्टेट तो हुआ ही नहीं, ऑक्टेट थ्योरी तो ऑक्टेट पूरा होना चाहिए था, है ना। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है फिर भी ये स्टेबल है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं हमारे पास जिनमें जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट बट हाईली स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, ठीक है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो BF3, तो हमारे पास क्या हो गया, ये फॉर्म बने, तो स्टेबल होता है ना। अब ये किसी के साथ जल्दी से रिएक्शन भी नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि ये BF4 बना सकता है, BF4 बना लेता है, और वो BF4 कैसे बनेगा कि वो क्या करेगा, वो 3 बॉन्ड तो सिंपल बन गई, है ना, 3 बॉन्ड तो क्या हो जाएंगे, सिंपल से बन गए। क्लियर है। अब जो फोर्थ है, बोरोन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये फोर्थ कैसे बॉन्ड बनता है, जो BF4 नेगेटिव है, मतलब कि फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, और वो इसके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, ठीक है भी, ठीक है भी, BF4 एग्जिस्ट करता है, बट BF3 भी तो एग्जिस्ट करता है, और फिर यहाँ पर बोरोन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, AlCl3 है, एल्यूमिनियम, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, और एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, और फिर भी स्टेबल है। तो ये सारी की सारी चीजें ऑक्टेट थ्योरी या ऑक्टेट रूल नहीं समझा पाया, इसका मतलब क्या हो गई कि ये सारी लिमिटेशंस हो गई। नेक्स्ट लिमिटेशन है, कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट है वो एक्सपेंड कर गया, मतलब सेंट्रल एटम के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिसमें सेंट्रल एटम हैज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। समझ रहे हो ना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब कि उनका ऑक्टेट एक्सटेंड कर गया है, जैसे SF6, ठीक है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, 6 का मतलब क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन होगा। PCl5, ठीक है, PCl5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। IF7, ठीक है, आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और सबके सब क्या होते हैं, हाईली स्टेबल। SF6 तो इतना स्टेबल है कि वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, जो मैक्सिमम वाटर सबके साथ रिएक्शन कर जाता है, बट SF6 इज हाईली स्टेबल। तो समझ रहे हो, तो यहां पर क्या हुआ कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट था वो एक्सटेंड कर गया, मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी स्टेबल है। अब पहली बात तो ये कि भाई इसने अपना ऑक्टेट एक्सटेंड क्यों किया, ऑक्टेट थ्योरी अकॉर्डिंग तो 8 ही बनाएगा वो स्टेबल, तो फिर ये कैसे रिएक्शन कर गया, तो इसका भी ऑक्टेट थ्योरी के पास या जीवन लेविस थ्योरी के पास कोई भी लॉजिक नहीं था। नेक्स्ट है, हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल्स भी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आल्सो स्टेबल या आल्सो एग्जिस्ट, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, लाइक नाइट्रस ऑक्साइड,
ठीक है, या सॉरी नाइट्रस नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब NO का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 5 है, बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन स्टेबल, और नाइट्रिक ऑक्साइड के पास ये क्या रह गया, ओड इलेक्ट्रॉन रह गया, बट फिर भी स्टेबल होता है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये। ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या रह गया, एक ओड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर भी क्या होगा, ये हाईली स्टेबल होता है। तो ये सारे के सारे बेटा क्या होगी, लिमिटेशंस हैं, मतलब कि वो तो कह रहे थे भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जुड़ते हैं, बट यहाँ पर तो कह रहा है कि ऑक्टेट तो छोड़ो, किसी के पास ऑक्टेट से ज्यादा है, किसी के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, किसी के पास ओड इलेक्ट्रॉन है, और रही सही बात जो बिल्कुल बेसिक था, जो बिल्कुल बेस था, मतलब कि नोबल गैसेस को देख करके जो रूल बनाया था, उन्हीं नोबल गैस ने वो रूल को तोड़ दिया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, लिमिटेशन। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या कहा, भाई ठीक है ये रूल कामयाब नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर उन्होंने थ्योरी दी जिसको हम मॉडर्न भी मानते हैं, कि कोई भी एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबल होने के लिए या टू एक्वायर लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। अगर वो एटम बॉन्ड बनाने के बाद अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है तो वो उस स्टेट में स्टेबल होगा और वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब ठीक है। एवरी एटम वांट्स टू एक्वायर ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, जितनी लोअर एनर्जी, जितनी उसकी एनर्जी कम होती जाएगी वो स्टेबल होता चला जाएगा और वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये सब हम अपने जो नेक्स्ट यूनिट्स हैं थर्मोडायनेमिक्स जैसे उनमें वहां पर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।